गया। देखिए, गुस्ताखी की माफी, गलती कर रहा हूँ शायद किसी की नज़र में, लेकिन हम जितने यहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल सीनियर सिटीजन यही है, सब खड़े होकर एक बार तालियां बजाएं। अरे धन्यवाद। आप तो सही अच्छा कर लीजिए, बस ये काम कर लीजिए। क्या बात है। का नाम यूं ही जय प्रकाश नहीं है, हर जगह जय होती है, जय का प्रकाश फैलाते हैं। बैठिए। असल में मुझे यहाँ से 1 बजे चले जाना था किसी आवश्यक कार्य से, लेकिन परमात्मा चुनता है भाई तुम्हें किस समय कब क्या बोलना है, तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ थोड़ी देर बोलूँगा, पर आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके काम में आ जाए, है ना। ओम गणेभ्यो गणपति विषवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपति विषवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपति विषवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे विषवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। जब भी कभी देवता का आवाहन हो तो गूंगे बहरे होके उस आवाहन में सम्मिलित हुआ करो। ये फालतू की बकवास काम नहीं आती। जब भी देव का आवाहन हो शांत होके सुनो, पता नहीं वो देव आप पर कब दृष्टि रख जाए और आपके काम बिना मांगे ही पूरे हो जाएं। ये सूत्र है। कभी प्रार्थना विज्ञान पे बात करूंगा तो इस रहस्य को बताऊंगा, आवाहनम क्या होता है। जब आवाहन हो तो शांत होके सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत सी दशाओं को बदलने की सामर्थ्य रखता है। 9 के 9 ग्रह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जब आवाहन होता है। जब भगवान अवतार लेते हैं, कभी सोचा है कि सारे ग्रह उच्च के क्यों हो जाते हैं? कभी नहीं सोचा होगा। भगवान अवतार लें, सारे ग्रह डांस करते हुए इधर से उधर, वक्री इधर, अस्त इधर, सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उच्च के होके खड़े हो जाते हैं। क्या हो रहा था? अवतरण हो रहा था प्रभु की शक्ति का। जब हम आवाहन करते हैं मंत्र जाप से, तब भी वही घटना घट रही होती है। तुम्हारी जन्म पत्री का कौन सा ग्रह ठीक हो जाए तुम्हें भी नहीं पता। बजाओ ताली, ये है असली बात। चलो ज्योतिष की सीधी चर्चा करूं, इससे पहले बृजभूषण जी को बहुत बहुत साधुवाद। इतने लोगों को इकट्ठा करना। मंच पे मेरे मित्र जयप्रकाश जी हैं, अरुण बंसल जी, शैलेंद्र पांडे जी और अन्य सभी मित्रगण। हरलीन से अभी मिला, मीनू जी बैठी हैं और डागर जी और आप सभी मित्रगण। सीधे आता हूं ज्योतिष के सूत्रों के ऊपर, क्योंकि इधर उधर की कहानियों से कुछ नहीं होने वाला होता। तो याद रखो, पहला सूत्र, तुम्हारा जब जन्म हुआ तो उस वक्त का नक्षत्र क्या था। ये मास्टर की दे रहा हूं। आपका जब जन्म हुआ उस वक्त का नक्षत्र कौन है, उस नक्षत्र का स्वामी को देखो। नक्षत्र का स्वामी तुम्हारी कुंडली में, जन्म कुंडली में क्या केंद्र में है? अगर केंद्र में है तो तुम निश्चित रूप से यश, कीर्ति, समृद्धि प्राप्त करोगे। यह पहला सूत्र। अच्छा गुरुजी, ये बताइए मेरा कारोबार कैसा रहेगा, मेरा व्यवसाय कैसा रहेगा, उसका सूत्र है? हाँ, उसका भी सूत्र है। यही जन्म कुंडली के नक्षत्र का स्वामी आपके D10 चार्ट के दशम भाव में हो तो तुम कितने भी गरीब हो, मेहनत करते करते राजा बनने की सामर्थ्य रखते हो। यह दूसरा सूत्र। जन्म नक्षत्र के स्वामी की इतनी ताकत है। जन्म नक्षत्र का स्वामी तुम्हारा गॉडफादर होता है। वो दिन, वो वार और वो होरा अगर तुम्हें ये निकालनी आती है और उस वक्त कोई तुम शुभ काम करते हो, इससे श्रेष्ठ कोई मुहूर्त नहीं होता। ये बहुत गोपनीय बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं।
अक्सर लोग पूछते हैं, गुरुजी मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं, मेरे लिए क्या ठीक है? तो यही जन्म नक्षत्र के स्वामी को देखो, उसकी स्थिति क्या है। अगर वो केंद्र में है तो संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। अगर वो त्रिकोण में है तो निश्चित रूप से कम मेहनत करने पर भी अधिक सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर जन्म नक्षत्र का स्वामी त्रिक भाव में चला गया है, 6-8 12 में चला गया है, तो तुम्हें बहुत परीक्षाएं देनी होंगी। छठे भाव में होगा तो तुम्हें रोग तंग करेगा। छठे भाव में होगा तो तुम ऋण, कोई कर्जा ले लोगे तो तुम उसमें परेशान हो सकते हो, कोर्ट कचहरियां हो सकती हैं। लेकिन तुम घबराना नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। जैसे कृष्ण का जन्म होता है तो परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो जब जन्म नक्षत्र का स्वामी त्रिक भाव में आता है तो तुम संघर्ष करते हुए, चाय बेचते, बड़ों का सत्संग करते करते, माता पिता का आदर करते करते एक दिन ऊंचाइयों पे अवश्य पहुंचोगे। त्रिक भाव को बुरा नहीं समझते, क्योंकि सारे राज तो त्रिक भाव में छिपे हुए हैं। बहुत सारे राज तो उपचय में छिपे हुए हैं। ऋषि पराशर कहते हैं, जो त्रिखड़ाए को उपचय में बदल दे वो है महावीर। अब त्रिखड़ाए क्या है? आपकी जन्मपत्री का 3रा, 6ठा और 11वां भाव, ये त्रिखड़ाए है। और त्रिखड़ाए के स्वामी जहां जाते हैं वहां कष्ट और तकलीफें पैदा करते हैं। 3, 6, 11 के स्वामी जन्मपत्री में जिस भाव में जाएंगे वहीं संघर्ष, वहीं पर कष्ट, और वहीं पर उन भावों से संबंधित व्यक्तियों से तुम्हें कष्ट मिलते हैं। वो तुम्हारी शायद परीक्षाएं लेते हैं। लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं, क्या तुम त्रिखड़ाए को उपचय में बदल सकते हो? बड़ा छोटा सा सूत्र देते हैं। उपचय में भी 3, 6, 11 तो होते ही हैं, 10वां भाव और आ जाता है। जैसे ही 3, 6, 10, 11 बनेंगे ये उपचय बन जाएगा। और उपचय का कमाल ये है कि पराशर ऋषि कहते हैं, यदि कोई शुभ ग्रह शुक्र, बुध और गुरु उपचय भाव में आ जाए, 2 ही ग्रह उपचय भाव में आ जाएं, ये व्यक्ति फकीर भी होगा तो राजा जैसा बनने का गौरव प्राप्त करेगा। उपचय भाव की व्याख्या, क्योंकि त्रिखड़ाए को बीट उपचय तब करता है जब कर्म भाव जागृत होता है। कर्म भाव कैसे जागृत होता है? 10वां भाव कर्तव्यों का बोध है। कर्तव्यों का बोध, मेरे कर्तव्य क्या थे? राम जी को पता चला मेरे पिता ने वरदान दिया है, उन्हें पुत्र हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध आ गया। वो पुत्र ही क्या, अगर पिता कहे तब पुत्र चले, पुत्र सुन ले और आगे बढ़ जाए, इसे पुत्र कहते हैं, वरना तो सब बेकार हैं। कर्तव्यों का बोध। एक और सूत्र लीजिए, जन्म कुंडली का 10वां भाव का स्वामी को, अब देखो तुमने कौन सा अकाउंट चेक करना है। बिजनेस का अकाउंट चेक करना है तो 10वां भाव का, लगन का 10वां भाव, इसको D10 में देखो कहां है। क्या ये भी D10 के 10वें में पड़ा है? तो तुम्हें समृद्धि से कोई नहीं रोक सकता। तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का संवहन कर सकते हो। क्या वाकई करोगे? अब देखो D10 के लगन की क्या स्थिति है। D10 का जो लग्नेश होता है वो तुम हो। क्या तुम्हारी कर्तव्यों को निभाने की इच्छा है भी कि नहीं? क्या तुम्हें काम करने की इच्छा भी पैदा होती है कि नहीं? ये कैसे चेक करोगे? अक्सर माता पिता पैसे वाले हों, प्रॉपर्टियां गाड़ियां उनकी हों, बच्चे काम नहीं करते। अब काहे को लिए करना? गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ तो है, निकम्मे निकल जाते हैं वो। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? अगर
लगन कुंडली का D10 का स्वामी D10 के अंदर 10th में हो, लगन में हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ये व्यक्ति इच्छा करता है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। रिमेंबर, D10 का जो लग्नेश है वो तुम हो, और यदि D10 का लग्नेश शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता है, यदि D10 का लग्नेश त्रिकोण में है, केंद्र में है, शुभ ग्रहों के एस्पेक्ट में है, तो ये व्यक्ति काम करने की हिम्मत रखता है, ये व्यक्ति काम करेगा। लेकिन क्या वाकई करेगा? ऐसा तो नहीं इसने कहा अच्छा मैं करूंगा, लेकिन 10 साल गुजर गए, इसने वो काम ही नहीं किया। ये स्ट्रेंथ कहां से देखोगे? D10 चार्ट के 3rd हाउस को देखोगे। 3rd हाउस पराक्रम का है, तुम्हारे शौर्य का है। इफ यू आर हैविंग आइदर मार्स या सूर्य या किसी शुभ ग्रह का एस्पेक्ट 3rd हाउस में है, वो तुम्हें साहस देगा। मंगल तुम्हें साहस देगा, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहने की हिम्मत देगा। अगर तुम्हारा 3rd हाउस पावरफुल है, लग्नेश नीच का नहीं है, उच्च का है, स्वक्षेत्री है, और अगर D10 के अंदर जो 10th हाउस का लॉर्ड है उस पे शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है, तो याद रखिए ये व्यक्ति निश्चित रूप से श्रेष्ठ कर्म करता हुआ आगे बढ़ेगा। अच्छा, कौन सा बच्चा वो होता है जो माता पिता के जमे जमाए काम को लात मार के अपना नया काम शुरू करता है और वो उसमें सफल भी होता है? बहुत कीमती बात कह रहा हूं। डॉक्टर सोचते हैं मेरा मुंडा डॉक्टर ही बन जाए, वकील सोचता है मेरा बेटा वकील ही बन जाए, आचार्य अनिल वस भी सोचते हैं मेरा बेटा मेरे ही प्रोफेशन में आ जाए। 40-45 साल से जो मेहनत करी है, ये मेहनत मेरे ही परिवार में पल्लवित हो, कौन नहीं चाहता? पर ऐसा क्या होता है और ऐसा कब नहीं होता? तो लीजिए ये सूत्र, काल पुरुष की कुंडली का 10th भाव शनि का है, मकर राशि का है, मकर राशि का है। अगर मकर राशि पर आपकी जन्म पत्री में या आपके D10 चार्ट में मकर राशि से रिलेटेड शुभ ग्रहों का प्रभाव है, मकर राशि पे शुभ ग्रहों का प्रभाव, या मकर राशि का स्वामी शनि उच्च का हो, त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पैतृक कार्यों को आगे ले जाने की हिम्मत करता है, सामर्थ्य करता है। लेकिन इसी मकर राशि में अगर राहु केतु का प्रभाव हो, अब ये टर्निंग पॉइंट है, इसी मकर राशि में अगर राहु केतु का प्रभाव हो, चाहे वो D1 चार्ट हो चाहे D10 चार्ट हो, ये बच्चा अपने माता पिता के काम को लात मार के अपना नया काम शुरू करेगा, जमे हुए काम को छोड़ देगा, दूसरा काम शुरू करेगा, और संघर्ष करता करता एक दिन उसका दुनिया में नाम होगा। ये विशेष बात मकर राशि पे राहु केतु के प्रभाव की है। समझ में नहीं आई बात? क्या कहा? अबे ताली बजती है भाई, 50 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूं। ये करके देखना, आपको पता चलेगा कि ये कितनी कीमती और जबरदस्त। मात्र राहु केतु मकर राशि को देख लें, राहु केतु पिछले जन्मों के कर्मों को सामने लाते हैं, और कोई भी वक्री ग्रह जब आपके दशा महादशा को प्रभावित करता है तो पूर्व जन्मों के कर्मों को सामने लाता है। जैसे अभी इसके अंदर बहुत से लोगों ने बातें करी, उन्होंने कहा कि वो कुछ सोचो तो वो हो जाता है। वो वही होता है अगर उनकी जन्म पत्री के किसी शुभ ग्रह के पीछे कोई वक्री ग्रह श्रेष्ठ हो, तो शुभ बातें घटित होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। चलिए एक और बात आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ विवाह के ऊपर भी चर्चा हुई थी कि विवाह का किस प्रकार से हम लोग देखें। विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण, चलो ये सूत्र साझेदारी में भी लागू होता है। पार्टनरशिप में हम काम करते हैं ना,
तो क्या पार्टनर से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी? अब चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, उससे विवाह के हमारे सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसको चेक करने का सूत्र दे रहा हूं। उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी कहीं जाना है। बहुत कीमती सूत्र, इसको हमेशा याद रखिएगा। D10 चार्ट के अंदर अगर हम व्यापार की बात कर रहे हैं, तो जो 7वां घर है वो तुम्हारे साझेदार का है, और वो जो लगन है वो तुम हो, जो तुम्हारी कार्यशैली होगी। और वो जो 10म भाव है, तो तुम दोनों ने मिलके जो व्यापार करना है उसकी कार्य कुशलता का भाव है। क्या 10th हाउस के उसे कर्तव्यों का भाव कहते हैं। याद रखिएगा, कर्म का भाव तो है, कर्तव्यों का भी भाव है। तो साझेदार 7th है, लगन तुम हो, और 10th हाउस तुम दोनों के बीच में जो तय हुआ है कि हम ये वाला बिजनेस करेंगे, उसको रिप्रेजेंट 10th हाउस का लॉर्ड कर रहा है। ये 3 बातें याद रखना, ये बहुत कीमती बातें हैं, इन्हें कभी नहीं भूलना। अब अगर किसी पार्टनर का 10th हाउस का लॉर्ड किसी पार्टनर के D10 चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड त्रिक भाव में चला जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, तो याद रखिए इसके साथ व्यापार करने से हमें परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी। बहुत आसान है चेक करना। उसके D10 चार्ट में जाके 10th हाउस के लॉर्ड को देखो, कहीं वो त्रिक भावों में तो नहीं चला गया, 6, 8, 12 में तो नहीं चला। 6, 8, 12 में जाओगे तो रोग, बीमारी, कोई बीमार हो जाएगा, और कोई कोर्ट कचहरी हो जाएगी, वकील आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। अष्टम भाव अचानक आया हुआ संकट जिसकी हमें उम्मीद ना हो, और 12वां भाव व्यय का है, हानि का है। तो त्रिक भावों में हम चेक करते हैं। अब इसका उल्टा भी करो, अपना भी चार्ट निकालो और अपने D10 के चार्ट को नोट करो कि तुम्हारे D10 का दशमेश कहां है। अगर वो भी त्रिक भाव में है या त्रिखड़ाए में है, तो तुम्हारी आपस में यात्रा लंबी नहीं चलेगी। भाई भी होंगे तो लड़ेंगे, प्रॉपर्टी का किस्सा होगा तो मतभेद हो जाएंगे, पति पत्नियों के कारण रिश्ते खराब हो जाएंगे। दिस इज द वे टू चेक क्या हमारी पार्टनरशिप लंबी चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा गुरुजी, शादी का क्या सूत्र है? यही सूत्र शादी का है। शादी में 7वां घर तुम्हारे लाइफ पार्टनर का, लगन वो तुम हो गए, और वो जो D9 चार्ट का 10म भाव है वो पति पत्नी के कर्तव्यों का है। गॉट इट? D9 चार्ट पति पत्नी के कर्तव्यों को निभाने का है। अब अगर आपकी कुंडली के D9 चार्ट का स्वामी त्रिक भाव में चला गया, गड़बड़ हो गई, और पत्नी का भी कहीं आसपास हुआ, कितने ही गुण क्यों ना मिल गए हों, दूरियां छा जाएंगी, तलाक तक की नौबत आ जाती है, जीवन भर क्लेश रहते हैं। सो सिंपल टू चेक। कितनी आसानी से हम किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं। ये बच्चा मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं मेरे को कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आएगा या मेरा दुर्व्यवहार करेगा। तो D7 चार्ट उठा लो। D7 चार्ट जो है, सेम प्रोसेस वहां लागू होता है। असल में D7 चार्ट जो है तुम्हारे 5म भाव की व्याख्या है। तुम्हारी कुंडली के 5म भाव की व्याख्या D7 से होती है। तो सूत्र बहुत आसान है, और इसको हम कैसे चेक करें, और चेक करके हम एक अच्छे निर्णय ले सकते हैं। हमेशा याद रखें, लग्नेश आप हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में लग्नेश उच्च का है, स्वक्षेत्रीय है, त्रिकोण में है या केंद्र में है, और उसको किसी शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है, तो वह व्यक्ति संघर्ष करता करता बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। एक और बड़ा प्यारा सा सूत्र है, उसे मुकुट योग कहते हैं। मुकुट योग, ये मुकुट योग वो होता है कि व्यक्ति राजाओं जैसा ऐश्वर्य जीवन जीता है। ये कब होता है? उपचे भाव में यदि 2 या 3 ग्रह शुभ आ जाए, यानी 3, 6, 10, 11 में, तो वो व्यक्ति राजाओं जैसा ऐश्वर्य भोगता है अपनी उन ग्रहों की दशाओं और महादशाओं में। उपचे भाव के इतने करामात हैं, त्रिखड़ाए के बड़े करामात हैं। त्रिखड़ाए तो राजा बना देता है। कब?
तीसरे छठे 11वें भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव के शुभ गुणों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि तीसरे छठे 11वें भाव के स्वामी नीच के हो जाएं, तीसरे छठे 11वें भाव के स्वामी नीच के हो जाएं और उनमें से कोई एक ग्रह लगन में हो या लगन को देखता हो, तो व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन जीता है। इस त्रिगुणाय भाव के बड़े ऐश्वर्य हैं, आपोक्लिम के अलग अलग ऐश्वर्य हैं। ज्योतिष के इन सूत्रों को जितना आप अपने दिमाग में रखोगे उससे सीधी सीधी व्याख्या आपके सामने आएगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, महादशा जो चल रही है वो अच्छी है कि बुरी? कैसे पता चले? शुभ महादशा भी कष्ट दे सकती है बहुत, और अशुभ ग्रह की दशा भी बहुत आराम दे सकती है। तो वो सूत्र क्या है जानना चाहोगे? हाथ उठाओ जल्दी से। बहुत सिंपल है, होरा कुंडली निकाल लो, अपनी होरा कुंडली निकालो, और जितने ग्रह चंद्र होरा में होंगे जब भी उनकी दशाएं महादशाएं आएंगी बहुत सुख चैन से जीवन गुजारोगे। अब बजाओ ताली। चाहे उसमें कितने ही कठोर ग्रह हों, कितने ही पापी ग्रह हों, चंद्रमा की दशा में आ गए हैं तो वो चंद्रमा मां के समान उन अशुभ दशाओं में भी तुम्हें ज्ञान देगा, तुम्हें विज्ञान देगा, असफलता में भी सफलता के तुम झंडे गाड़ दोगे। और कितनी ही शुभ ग्रहों की दशाएं हों, सूर्य की होरा में हों, बहुत तपाएंगे, बहुत सताएंगे आपको। क्या कहते हैं, सोना शुद्ध कैसे होता है? अग्नि में जल के होता है ना, कुंदन तो आग में तपना पड़ता है। सूर्य की होरा में जो ग्रह होंगे चाहे वो कितने ही शुभ हों, उसकी तपिश आपको महसूस होगी। तो छोटे छोटे सूत्रों में बहुत कुछ परिभाषित किया जा सकता है। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।